न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर सर्वेश जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर्वेश जी, आपका जो पटेल नगर है वहाँ पे आपका अवनी फिजियोथेरेपी के नाम से आपका एक सेंटर है। आपका पुनः स्वागत है। और देखा ये जाता है कि कोरोना काल के बाद पूरा जब विश्व स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में चरमरा गया था तो व्यायाम, फिजियोथेरेपी और इन्हीं सब बातों को लेकर आम जनमानस अपने को स्वस्थ रख पा रहा था। चूँकि आप बहुत ही युवा हैं तो मैं चाहूँगा सर्वप्रथम थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दें। एक्चुअली क्या है कि जो हमारा फिजियोथेरेपी जो फील्ड है जी, उसमें अभी भी क्या कहते हैं, हमारे जो सिटी है ना, उसमें थोड़ा तेज बोलिए सर। जो सिटी है उसमें अभी भी अवेयरनेस नहीं है कि फिजियोथेरेपी क्या होती है ना। बट हम आप सबको बताना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी जो है, हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से हम बहुत सारे लोगों को जो है ना ठीक कर सकते हैं। हमारा ठीक करने का वो है, जैसे कि मान लिया किसी को ब्रोंकाइटिस है, सीओपीडी है, अस्थमा है ना, जैसे कि और बहुत सारे मस्कुलर पेन्स होते हैं, जैसे कि किसी को सर्वाइकल हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया, है ना, टेनिस एल्बो हो गई, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई, है ना। तो इन लोगों को आज के टाइम में अभी भी सिटी में और रूरल क्षेत्र जो है उनमें अभी भी पब्लिक बहुत सारी अवेयर नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके प्रति जो है फिजियोथेरेपी के बारे में लोग ज़्यादा जाने। हाँ, ज़्यादा जाने, अवेयरनेस आप करें, जिससे वो जल्द से जल्द आकर के हमारा ट्रीटमेंट से है ना ठीक हो सके। सर, देखा जाता है जहाँ पर जो मेडिकल साइंस यानी कि जो मेडिकल हॉस्पिटल में लोग इलाज करा लेते हैं, जैसे किसी की हड्डी टूट गई या कमर में कोई दिक्कत आ गया, तो उसके बाद वहाँ के डॉक्टर बोलते हैं कि भाई अब आप जाइए नेचुरल होने के लिए फिजियोथेरेपी के पास। इतनी इम्पोर्टेंसी आपकी है तो एक कम शब्दों मतलब बिल्कुल साधारण शब्दों में कि किस तरह का मरीज जो है अगर शरीर में उसको दर्द है वो आपसे संपर्क करें। देखिए, जो किसी भी प्रकार की सर्जरी होती है उसके बाद में डॉक्टर साहब, जो सर्जन डॉक्टर्स होते हैं, वो अपनी सर्जरी करके उनका काम कंप्लीट हो जाता है। बट उसके बाद में हमारी जो जैसे कि मसल्स हो गई, टेंडन्स हो गए, यानी फाइबर्स हो गए, ठीक है ना, लिगामेंट्स हैं, उनमें क्या होता है सर्जरी के बाद में स्टफनेस आने लगती है ना, मसल सर्कुलेशन कम हो जाता है। सर्कुलेशन कम होने के बाद में जब हमारी सुपरफेशियल मसल्स जब अगर स्टफ हो जाती है ना, तो उस पोस्चर में जो सर्जरी वाला पोस्चर है ना, और अगल बगल का जो है, तो उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाती है। इन्फ्लामेशन डेवलप होने के बाद में पेशेंट को पेन होने लगता है। पेन होने के बाद में फिर पेशेंट देखता है, फिर डॉक्टर के पास जाता है। फिर उसके बाद में डॉक्टर्स बोलते हैं कि जी आप थोड़ा फिजियोथेरेपी कराइए। फिजियोथेरेपिस्ट आपको थोड़ा मूवमेंट के बारे में बताएंगे, फिजिकली एक्सरसाइजेस बताएंगे, कुछ उनके पास इक्विपमेंट डिवाइसेस होती है जिससे आपका पेन रिड्यूस करेंगे। रेंज ऑफ मोशन जो मूवमेंट है उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, तो आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये जो आज की डेट में जो सर्जन है उनकी एडवाइस होती है कि आप फिजियोथेरेपी के पास आप जाइए। यस, तो इसका रोल बहुत बड़ा हो जाता है। इसका रोल बहुत बड़ा है। और जो डॉक्टर सर्जन हैं वो उनका डेफिनेटली यही कहना होता है कि आप अगर यदि सर्जरी कराई है और सर्जरी कराने के बाद में वो 4 से 5 दिन बल्कि 2 से 3 दिन के बाद ही डॉक्टर सर्जन जो हैं, डॉक्टर साहब, वो बोलते हैं कि आप डेफिनेटली आप जा कर के आप फिजियोथेरेपी कराइएगा। फिजियोथेरेपी कराएंगे तो आपको जल्द से जल्द जो है आपको इसमें इम्प्रूवमेंट मिलेगा। डॉक्टर सर्वेश, सवाल मेरा ये है कि कितने वर्षों का आपका अनुभव होगा और इस फील्ड में आपका क्यों आना हुआ? मैंने बाकी तो और भी सारे बहुत कोर्सेज हैं, लेकिन मैंने ये फिजियोथेरेपी सेक्टर को मैंने इसलिए चूज़ किया कि पेशेंट को जल्द से जल्द, नहीं, फिजियोथेरेपी से जल्द से जल्द बगैर साइड इफेक्ट का, विदाउट नॉन मेडिकेशन, विदाउट साइड इफेक्ट के जो है ना, इसको जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। तो सर कितने वर्षों का अनुभव होगा? मेरा अनुभव जो है 2018 से और कंटिन्यूएशन में है
समथिंग मेरे लिए जो है 6 ईयर कंप्लीट हो गए हैं मुझे फिजियोथेरेपी में। सर आज के समय में देखिए मोबाइल का ज़्यादा चलन हो गया है, लोग फास्ट फूड खाना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं और व्यायाम नहीं करते हैं। हमने देखा एक स्वस्थ आदमी भी वो चाहता है कि वो फिजियोथेरेपी के पास जाए जिससे कि उसके मसल प्रॉपर कंटिन्यू काम होते रहें। तो ये कितना अच्छे फायदेमंद है। देखिए, जो जैसे आपने मेरे से सवाल किया, मैं इस पर बताना चाहूँगा आपको कि जो आज की हमारी जो लाइफ स्टाइल है, डेली रूटीन की जो लाइफ स्टाइल है, तो वो हमारी अधिकतर अगर देखा जाए तो हम लोग जैसे बैठना, खड़ा होना, चलना, है ना, तो ये बहुत हमारा जो पोस्चर है दो रॉन्ग डायरेक्शन में जाता है। तो इससे होता क्या है कि हमारे जैसे कि जॉइंट्स हो गए, है ना, मसल्स हो गए, टेंडन हो गए, लिगामेंट्स हो गए, है ना, इनमें इन्फ्लेमेशन होती है। डेली रूटीन में क्या कहते हैं, हमारी उतनी फ्लेक्सिबिलिटी ना होने, लोग देर रात तक कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं, बहुत सारे 12-12 घंटे कंप्यूटर पे काम करना, है ना, सर्वाइकल का पोज झुका करके रखना, है ना, तो ये मसल्स में टेंशन आने लगती है, फिर चक्कर, किसी को डिजनेस हो जाती है ना, बटाइगो होने लगता है, किसी को पेन रेडिएट करने लगता है, शाइटों में, हाथों में नमनेस आने लगती है ना। फिर वो फिजियोथेरेपिस्ट के बाद आते हैं, है ना, तो फिर फिजियोथेरेपिस्ट उसको प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं, फिजिकली एग्जामिनेशन करके फिर उसको पेशेंट को बताते हैं कि जी आपको सर्वाइकल की, जैसे कि ये मसल्स हमारी होती है, बहुत ज़्यादा बीमारी सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा सर्वाइकल, लोअर बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर, है ना, ये तो बहुत कॉमन हो गई है आज के टाइम में, है ना। तो फिर डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं। जैसे कोई पेशेंट आया कि जी आपको सर्वाइकल का कि भी जी मेरे गर्दन में पेन हो रहा है, तो वो उसको ये तो नहीं पता उसको है कि वो तो कहता है जी हमें सर्वाइकल हो गया है, लेकिन सर्वाइकल तो एक हमारी जो स्पाइन है उसकी ऊपर की बोन का नाम स्पाइन का नाम है, सर्वाइकल है। लेकिन जब फिजियोथेरेपिस्ट हम लोग जैसे एग्जामिनेशन करते हैं कि उसका, तो कभी कभी कुछ पेशेंट जो साइड की डायरेक्शन में रहते हैं तो उनको ट्रेपेजाइटिस हो जाता है, जो हमारी ट्रेपेजियस मसल्स होती है ना, जी इनमें स्टफनेस आ जाती है, रिजिडिटी हो जाती है, किसी को राइट में, किसी को लेफ्ट में, है ना। और किसी को जो बहुत ज़्यादा 12-13 घंटे कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो वो गर्दन को झुका कर रखते हैं, तो हमारे पीछे का जो खिंचाव पड़ता है मसल्स पे अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है, उसके कारण फिर उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने लगता है। तो वो अगर आपके संपर्क में आते हैं, जो आपने ये बीमारी बताई सर्वाइकल वाला, तो कितना समय लगता है उसको ठीक होने में, और क्या पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है? इसमें देखिए सर, ठीक होने का जो है, जो ग्रेड होती है इसकी, जैसे किसी को एक्यूट में है या सब एक्यूट में है या क्रोनिक में, इसकी 3 ग्रेड होती है बेसिकली, है ना। तो जो हमारे एक्यूट जो होता है, एक्यूट ग्रेड होती है जिसको हम फर्स्ट भी बोलते हैं। तो पहली ग्रेड में क्या होता है सर कि जो हमारी मसल्स होती हैं उनमें 20-30% जो है मसल्स में स्टफनेस, पेन होता है, तो हम उसको 1 दिन से लेके 1 डे से लेके और 10 डेज, विद इन 10 डेज ठीक कंप्लीट हो जाता है, ठीक हो जाता है पेशेंट। बाकी अगर किसी को ग्रेड 2 है तो मान लिया उसको 15 से विद इन 15 डेज टू 30 डेज में, है ना, कंप्लीट हो जाता है। और जिसको क्रोनिक है तो समथिंग 1 मंथ से लेकर के और 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है। इससे ज़्यादा फिजियो में कोई, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, विदाउट नॉन मेडिकेशन। अच्छा, ये परमानेंट ठीक हो जाता है, दोबारा भी हो सकता है फिर? सर, ये पोस्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। अगर यदि फिजियोथेरेपिस्ट एडवाइस करते हैं जो घर के लिए कि आपको क्या कहते हैं पोस्चर इस तरीके से रखना है, आपको पिलो ऐसे लगाना है, आपको ऐसे साइड से लेटना है, तो डेफिनेटली कह सकते हैं ये परमानेंट ठीक हो जाता है। और कुछ पेशेंट होते हैं जैसे कि डॉक्टर की जो बात समझ नहीं आती है, या मान लिया कुछ काम ऐसा होता है कि वो कर नहीं पाते हैं, कुछ जैसे बहुत लॉन्ग टाइम कंप्यूटर का काम है तो नहीं, तो उसकी वजह से किसी में 5-10% रह जाता है। नहीं तो वैसे डेफिनेटली अगर रूल और रेगुलेशन अगर डॉक्टर के मानते हैं तो प्रॉपर कह सकते हैं 100% ठीक हो जाता है। तो जो आज की वर्तमान में सबसे ज़्यादा ये बीमारी महिलाओं में देखी जाती है। हाँ, अगर यदि आज के टाइम में प्रेजेंट में अगर हम कह सकते हैं कि 70% फीमेलों में ये सब चीज़ें परेशानियां पाई जाती हैं और 30% हमारे मेल में होती है। सर, एक समय था इसी भारत देश में हमारे दादा परदादा 80 साल 90 साल तक जीते थे।
उनका व्यायाम होता था, खान पान अच्छा होता था। लेकिन अब वो लगता है कि वो पौध कहीं चली गई। अब लोग 60-65 के बाद डरते हैं कि इसके बाद वो जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, इसका मुख्य कारण तो अगर यदि हम कह सकते हैं, जो हमारी बॉडी है, बॉडी को प्रॉपर जो है ना न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए। हमारी बॉडी को पहली बात तो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। कि आप देखेंगे मार्केट में हर चीज़ में मिलावट है नहीं। पहले के लोग क्या करते थे कि जैसे कि हमारे घर का दूध, दही, घी सब होता था, है ना, और जो आटा होता था वो नेचुरल होता था। अब जो आटा है ना, वो भी हमारा क्या कहते हो, अब चक्की से पिसवा के लाते थे, अब तो खरीद लेते हैं। तो उसमें कोई पता नहीं होता है तो क्या मिला हुआ है। इससे हमारी बॉडी को जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण, जैसे हमारे मसल्स हो गए, है ना, मसल्स हो गए, प्रोटीन हो गई, लिगामेंट है, टेंडन है, मसल्स जो है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सब वो मजबूत नहीं हो पाती। हमारी बॉडी का जो ऑटो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत कम रह जाता है। इसलिए हम बॉडी को जो है ना, बॉडी हमारी इन सब चीज़ें, पेन को, दर्द को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। मेन कारण ये है कि हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, और जो मिल रहा है वो मिलावटी है, पूरा वो मिलावटी है होता है। सर, जो थोड़ा नए दर्शक उनको बताएं कि आपका क्लिनिक यहाँ किस नाम से है, कौन सा एड्रेस है, और कौन कौन सी मशीनी इक्विपमेंट आपके द्वारा यहाँ काम हो रहा है। देखिए, बाकी जो मेरी क्लिनिक है, नाम बताएं उसका। क्लिनिक का नाम अवनी फिजियोथेरेपी सेंटर, E30 31 E30 अपोजिट चौधरी छबीलदास पब्लिक स्कूल, पटेल नगर 2 गाजियाबाद। और यहाँ कौन कौन सी मशीनें सर, जो आधुनिक तकनीकी वाली मशीन आपने लगा रखी है? मेरे पास जो हमारे फिजियोथेरेपी में जो हम डिवाइस, इक्विपमेंट, फिजियोथेरेपी मशीन जो हम यूज करते हैं, उसमें बहुत सारी मशीनें होती है। जैसे कि अल्ट्रासोनिक हो गई, है ना, टेंस हो गई, IFT हो गई, है ना, SWD हो गई, शॉर्ट वेव डायथर्मी जिसको बोलते हैं। ये सारी मशीनें आपकी अवेलेबल हैं यहाँ पे? मसल MS हो गया, मसल स्टिमुलेटर हो गया। राइट। हाँ, तो ये सारी मशीनें अवेलेबल हैं। सारी मशीनें अवेलेबल। एक बड़ा सवाल सर, देखिए, जो हमारा मेडिकल साइंस है उसमें एलोपैथ का बहुत रोल है। उसी तरह चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, सबका अपना अपना जगह है। लेकिन मैं देख रहा हूँ वो आज के वर्तमान समय में, चाहे वो क्रिकेट मैच हो, या हॉकी का मैच हो, या फुटबॉल का मैच हो, सब जगह एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है उन मैचों में भी, राइट सर? क्योंकि तत्कालिक प्रभाव से लंबा दूरी तक स्वास्थ्य देखना होता है। तो जो आज के समय में एक भ्रांति है लोगों में कि अगर भाई हम फिजियोथेरेपी के पास जाएंगे तो हमारा मतलब जो दर्द है वो तुरंत ठीक नहीं होगा। आपने जैसे कि बात की होम्योपैथिक और एलोपैथिक, होम्योपैथिक की, एलोपैथ की और आयुर्वेद की, ये इसमें क्या होता है, जैसे कि जो स्पोर्ट्स है हमारा, जो स्पोर्ट्स में लोग खेलते हैं, उसमें जो हमारी एलोपैथिक और होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक जो मेडिसिन हैं, उनका एकदम इफेक्ट नहीं होता। बाकी जब इफेक्ट नहीं होता है, जब इफेक्ट उससे नहीं होता है, फिर उसके बाद में वो पेशेंट हमारे पास आते हैं जो स्पोर्ट्स के होते हैं, कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास। जब फिजियोथेरेपिस्ट को बताते हैं तो क्या होता है, तो बेसिकली होता क्या है, स्पोर्ट में हमारे जैसे कि लीगामेंट और टेंडन सबसे ज़्यादा इसकी इंजरी होती है, और उसमें एलोपैथिक, होम्योपैथिक मेडिसिन जो है इफेक्ट नहीं करती है, और करती भी है तो उसका बहुत लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है। लेकिन लॉन्ग टाइम प्रोसेस पेशेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए नहीं है कि पेशेंट को जब दर्द होता है तो वो 24 घंटे भी उसको बहुत मुश्किल होता है। हमारे पास कुछ डिवाइसेस होती हैं, फिर जब पेशेंट हमारे पास जब आता है तो वो हमारे को बताते हैं कि डॉक्टर साहब हम गए थे स्पोर्ट में, हमने वहाँ क्रिकेट खेला था, टेनिस खेला था, उसके बाद में मेरे कंधे में यहाँ दर्द है ना, या नी में दर्द है। तो जब डॉक्टर, हम लोग जब फिजिकली उनको एग्जामिनेशन करते हैं तब पता लगता है कि उनका टेंडन खिंचा हुआ है या लिगामेंट उनको खिंच गया है। फिर उसके बाद कुछ हमारी जो मशीनें होती हैं फिजियोथेरेपी, कुछ हम फिजिकली एक्सरसाइजेस भी कराते हैं, है ना, उससे हमारा जो ट्रीटमेंट होता है उससे पेशेंट को, स्पोर्ट पेशेंट को जो इंजरी हुई है, जो लिगामेंट टेंडन खिंचे हुए हैं,
उसको एक सीटिंग से लेके और 4 से 5 सीटिंग में पेशेंट समथिंग 90% ठीक हो जाता है। अच्छा, यस। 1 से 9 पर 9 सीटिंग की 10 सीटिंग के अंदर अंदर। हाँ सर, 8 से लेके 9 तक, मतलब 1 से लेके 5 से 7 तक इतने में ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। तो ये चीज़ें आपके यहाँ वर्तमान में अच्छी तरह से आप इसका देख रहे हैं और हो रही हैं। जी सर एक सवाल और भी था। अक्सर देखा जाता है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनका मतलब कमर में दर्द, या जो बहुत वेटेड महिलाएं होती हैं उनको भी वजन के कारण बहुत दिक्कत होती है, तो क्या वो भी आपके यहाँ से फिजियोथेरेपिस्ट की सेवाएं ले सकती हैं? हाँ, आपने ये बहुत अच्छा विषय पे आपने चर्चा की है। मैं इस पे आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली जो हमारी 45 और 50 के बीच जब एज होती है, हाँ। तो इसको हम बोलते हैं डीजेनरेटिव चेंज। ओके। जो हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, वो हर चीज़ में चेंजेस आने लगते हैं। तो क्या होता है, वो दर्द थोड़ा एज फैक्टर के हिसाब से पेन बढ़ने लगता है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स का मैंने बहुत ट्रीटमेंट किया है। मेरे पास अभी भी पेशेंट आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, और उसके बाद में वो लोग ये भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने क्या कहते हैं मेडिसिन भी बहुत सारी खा ली, और जो लोग बताते हैं देसी दवाइयाँ कि ये कर लो वो कर लो, वो भी बहुत करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब कोई ऐसा मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। और मुझे 1 हफ्ते या 4 दिन या 10 दिन मेरे को मुझे यहाँ हुआ है आपके क्लिनिक पे, और मुझे अभी भी 40 से 50% आराम अपने आप में मैं फील मिल गया है। तो ये इम्पोर्टेंस ही है इम्पोर्टेंसी है। उसके बाद पेशेंट बोलता है कि जो मेडिसिन डॉक्टर्स ने मुझे प्रिस्क्राइब की थी, वो मेडिसिन भी मैंने पिछले 3 दिन से या 4 दिन से खाना बंद कर दी, जब से डॉक्टर साहब मैं आपके पास आया हूँ। तो ये है। तो मतलब लोग जो है ठीक है एलोपैथ पे आयुर्वेद पे विश्वास करें, लेकिन अब वो ये वक्त है कि फिजियोथेरेपी उनको साइड इफेक्ट नहीं देता और तुरंत आराम उनको करना प्रारंभ करा देता है। बिल्कुल, यस। बिल्कुल। जो हमारा फिजियोथेरेपी हमारा जो ट्रीटमेंट है, वो हमारा नॉन मेडिकेशन विदाउट साइड इफेक्ट ट्रीटमेंट है। ये हमारी इलेक्ट्रोथेरेपी होती है। इसमें हमारे कुछ रेज होती हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं। तो उसमें बॉडी को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। जितना भी होता है पेशेंट को फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। इसका कोई साइड इफेक्ट बॉडी पे नहीं है। सर एक सवाल, क्या केंद्र और राज्य सरकार से मांग करेंगे कि जिस तरह से योग को प्रचारित किया गया या किसी और भी विधि को, तो फिजियोथेरेपी को थोड़ा प्रसारित किया जाए? हाँ बिल्कुल, मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से दोनों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, और इससे जो है हम लोगों की बात वहाँ तक पहुँचे और उस चीज़ के लिए जो है ना सीधे लाभ जनता का होगा। सीधा लाभ जनता का, सीधे लाभ जनता को होगा, क्योंकि लोग जानेंगे। क्योंकि सरकार जितना प्रचार कर सकती है शायद हम लोग नहीं कर सकते। तो लोग वहाँ गांव तक अगर ये बात पहुँचती है, तो लोग अगर फिजियोथेरेपी के पास जाएंगे तो उनको बगैर साइड इफेक्ट का लाभ होगा। सर क्या एक सवाल और भी है, गाजियाबाद में सरकारी मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए? मेरा जो अपना मानना है, तो जो आपने सवाल किया है और वक्त के साथ बहुत अच्छा किया है। मैं तो कहता हूँ कि आपने ये सवाल आज किया है, अगर ये सवाल यदि आप अब से 2, 3, 4 साल पहले करते तो और अच्छा होता। इतने लोग मरते नहीं। हमारे कोरोना काल में इतने लोगों की डेथ हो गई, तो हो सकता है बाकी सरकार अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रही है और अच्छा करती रहेगी, हमें उम्मीद है। लेकिन बस उनसे आग्रह यही करेंगे कि जल्द से जल्द हमारे गाजियाबाद सिटी में एक मेडिकल कॉलेज का सरकारी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, सर प्राइवेट तो है, लेकिन एक सरकारी मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाए, जिससे जो कमज़ोर परिवार के हैं, जो बेचारे नहीं करा सकते, ज़्यादा फीस नहीं दे सकते हैं ना, तो अपना वो इलाज करा सकते हैं। हाँ, इलाज भी कराएं और बच्चे पढ़ भी सकें। भाई आप देखिए आज के टाइम में सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। जब सरकारी मेडिकल कॉलेज खुल जाएगी और उसमें कम पैसों फीस पे अगर यदि पढ़ाई की जाएगी, तो जो हमारे गरीब भाई हैं वो अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। तो हमारे हिंदुस्तान का और गाजियाबाद का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा। और जो हमारी डेथ हो जाती है आज के टाइम में, पेशेंट इलाज नहीं करा पाते एक सिर्फ पैसे के कारण, तो वो लोग उनकी जीवन बच सकता है और परिवार उनका सुखमय रहेगा। सर अंत में एक मैं सभी से पूछता हूँ सवाल
कि आप इस फील्ड में क्यों आए? कुछ और फील्ड में जा सकते थे, डॉक्टर क्यों बने? मैं डॉक्टर बना और बनने के बाद में जो हमारा फील्ड है मैंने इसलिए अपनाया कि इसमें एक तो अपना रोजगार भी चलता रहे और दूसरा इससे ये है दूसरे का भला। जो पेशेंट हैं, जो कुछ पेशेंट हैं कि डॉक्टरों की फीस अफोर्ड नहीं कर नहीं कर पाते सकते। हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास में आते हैं और फिजियोथेरेपिस्टों की बहुत कम ना के बराबर फीस होती है। हाँ। और मैं सोचता हूँ कि इसके साथ साथ इस डॉक्टरी के साथ साथ मैं जो है कि मैं पेशेंटों की सेवा कर सकूं और वो पेशेंट कोई ऐसा निराश ना हो है कि पैसा ना हो करके कि वो इलाज से वंचित हो जाए। इलाज से वंचित हो जाए, है ना, और उसको मुख मोड़ना पड़े। तो इसलिए हमने इस लाइन में आप आए। इस लाइन में आकर के अपनाया है। बहुत बड़ा आपका उद्देश्य है। अंत में सवाल, देश की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा लगता है आपको? जो प्रेजेंट में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो इतना बहुत बहुत अच्छा अभी काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाते रहेंगे। इंटरनेशनल लेवल पर जो उन्होंने पहचान बनाई है ना, और हो सकता है कि हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पे पहचान नरेंद्र मोदी जी ने जो बनाई है और आगे भी ये जारी रहेगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सर्वेश। फिर किसी विषय पे हम आपसे मिलेंगे। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत हैंडसम लग रहे हैं।